गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। आज बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लेंज लो, एक एसी जनरेटर और एक ट्रांसफॉर्मर। एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर में से हरियाणा बोर्ड में हर साल एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। हरियाणा बोर्ड में इस बार भी आएगा, लेकिन जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है उसमें बेटा आपको इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मींस कुछ ना कुछ एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर से सीबीएसई बोर्ड में भी आएगा, लेकिन उसमें डायरेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्ट कह लो या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नया टॉपिक क्या है? ट्रांसफार्मर। पहले तो बेटा ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, जैसे आप सिंपली ऐसे समझो, जैसे हमारे हमारे मोबाइल फोन है। अगर हमें उनको चार्ज करना है, हमारे प्लग में वोल्टेज क्या है? कुछ और है, लेकिन जो हमारे मोबाइल फोन की बैटरी है उसको वोल्टेज बहुत कम चाहिए। मींस उसके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और एक ट्रांसफार्मर हमारे गांव के बाहर लगा होता है। मींस बाहर से जो लाइट आती है वो आती है 11,000 वोल्ट, 21,000 वोल्ट। और लेकिन हमें गांव में कितना वोल्ट चाहिए होता है? नियरली 220 वोल्ट। मींस हम ये कह सकते हैं ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होता है? जहां हमें वोल्टेज को, और वोल्टेज भी कैसी, एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कराना हो, उस डिवाइस का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। यहां तक बेटा क्लियर है? अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ये कहता है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। वो आपको 2 मिनट बाद समझ आ जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल इसका कैसे है। ठीक है, अब हम पहले इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझो, ये हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है? इस टाइप का ये बेटा सॉफ्ट आयरन कोर। इसके अंदर देखो दो केस है। या तो हम एक इतनी मोटी प्लेट रख दें सॉफ्ट आयरन कोर की, जो बीच से थोड़ा सा पोर्शन खाली हो, या हम बहुत सारी एक प्लेट के बाद एक प्लेट, एक प्लेट के बाद एक प्लेट और बीच में इंसुलेटिंग डालते हुए कर दें। ये हम लास्ट में देखेंगे इसका क्या फायदा होगा। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको सॉफ्ट आयरन कोर, लेकिन ये एक्चुअल में कोर कैसी है? ये एक प्लेट है, ये फिर नेक्स्ट प्लेट है, ये फिर नेक्स्ट प्लेट है। मींस इस टाइप की एक प्लेट के पीछे एक प्लेट, बहुत सारी प्लेट्स हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम बेटा एक एक सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज कर ले मोटी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? जब भी फ्लक्स में चेंज होगा, आपने ये पढ़ा हुआ है, कोई भी कंडक्टर है या कोयल है, उसके सरफेस के अंदर सर्कुलर लूप्स में एडी करंट फ्लो हो जाता है, और एडी करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो हम चाहते हैं कि एडी करंट ना फ्लो हो, इसलिए हम इस टाइप की एक प्लेट, उसके बीच में इंसुलेटर डालेंगे, फिर एक प्लेट, फिर इंसुलेटर, फिर एक प्लेट, मतलब इस टाइप की ए लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शंस ऑफ प्लेट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट आयरन कोर। ये हमने प्लेट्स ही क्यों लिया? ताकि हम एडी करंट को मिनिमाइज कर सकें, और एडी करंट को मिनिमाइज करने से हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो, अभी के लिए हमने क्या लिया हुआ है? एक सॉफ्ट आयरन कोर, और बेटा इसके इस साइड हमने एक कोयल अटैच की हुई है। इसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी कोयल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कोयल। और एक कोयल इसके इस साइड अटैच कर रखी है हमने, इसका नाम क्या है? सेकेंडरी कोयल। हम यहां से इनपुट देंगे। इनपुट में हमें क्या देना है बेटा? एसी। क्यों एसी ही क्यों देना है? यहां हम लगाएंगे बेटा सोर्स रेजिस्टेंस आर। एसी ही क्यों देना है? अगर हम यहां पर एसी सोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, मान लो हम उसको 10 एम्पियर करंट कांस्टेंट दे रहे हैं। अब 10 एम्पियर करंट अगर कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट करंट से लूप के अंदर फ्लक्स चेंज होगा? नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर हमें म्यूचुअल इंडक्शन कराना है तो हमें वेरिंग करंट, जिस करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, और वो हम यहां पर कौन सा ले रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है क्या, उसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये यहां पर हमारा क्या है? एसी सोर्स
और वहां पर एक हमने क्या लगाया हुआ है, एक्सटर्नल सोर्स, मींस जहां हमें यूज करना है, या हम इसको ये बोल दें ये हमारी इनपुट साइड है, ये हमारी आउटपुट। बेटा देखो यहां करंट की वैल्यू चेंज होगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी, करंट की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहां पर फ्लक्स चेंज होगा। मान लेते हैं यहां पर फ्लक्स कितना है, फाइव। अगर फ्लक्स देखो या इस डायरेक्शन में होगा या नीचे की डायरेक्शन में, वो हम करंट के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है। अगर फ्लक्स, करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है बेटा, कितना, माइनस डी फाइव बाई डी टी, जितना फ्लक्स में चेंज आया। ये है बेटा एक लूप का। लेकिन यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी, और इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है पी, पी फॉर प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। अब देखिए ईपी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एनपी। कलिए ध्यान तक। अब ये बात देखो बेटा, जो फ्लक्स यहां प्रोड्यूस हुआ है उसको जाने का रास्ता कहां है, ऐसे ही घूम सकता है, और कोई रास्ता है नहीं। मीन्स जो फ्लक्स यहां प्रोड्यूस हुआ है उस फ्लक्स को इसके अंदर से पास करना ही पड़ेगा। मीन्स इसके अंदर भी फ्लक्स कितना है, आई। अगर यहां करंट चेंज हो रहा है, यहां फ्लक्स चेंज होगा, यहां फ्लक्स चेंज होगा बेटा, यहां भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो यहां भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यहां हमारा कौन सा कॉइल है, सेकेंडरी, तो मैं उसको ईएस बोल देता हूं, नंबर ऑफ टर्न एनएस बोल देते हैं, और उसके अंदर करंट आई एस बोल देते हैं। तो सेकेंडरी लूप के अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, एन। फ्लक्स दोनों में सेम है बेटा, डी फाइव बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन एस। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई एस बाई में ईपी, ई एस बाई में ईपी इज इक्वल टू एन एस बाई में एनपी। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मर रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब एक बात देखो, ईएमएफ सेकंड की किस पर डिपेंड कर रही है, सेकंड के नंबर। मतलब हम यहां से कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। प्राइमरी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगी, सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगी। अब ऐसा देखो, मान लो हमने यहाँ पे इनपुट दी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10। तो यहाँ पर कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर ये ईएमएफ यहाँ हमें ज्यादा प्रोड्यूस कराना है तो हम नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दें, ज्यादा। मान लो मैंने 10 की जगह कर दिया 15, 15 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फ्लक्स क्या है दोनों का, सेम। तो सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ बेटा क्या हो जाएगी, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर यहाँ 10 है, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 5 कर देता हूं तो यहाँ ईएमएफ या जो वोल्टेज करंट इंड्यूस हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एक बात देखो, नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं यहाँ पे इससे ज्यादा कर देता हूं तो वहां पे वोल्टेज ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स वहां पर कम कर देता हूं तो वोल्टेज कम है। यही तो हमारा ट्रांसफॉर्मर था। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या था, एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो क्या बेटा ऐसा करने से एसी वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एसी वोल्टेज दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद अच्छे से बात करेंगे। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफॉर्मर कैसे वोल्टेज को इंक्रीज करता है, कैसे वोल्टेज को डिक्रीज करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर बेटा मैं ये कह दूं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। कैसा ट्रांसफॉर्मर है हमारा, आइडियल। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मीनिंग ये है कहने का, हम जितना उसको देखो, पीछे से हमारे पास क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड आ रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड आ रही है, एनर्जी पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, पावर। मतलब जो इनपुट में पावर है, अगर वही पावर हमें आउटपुट में मिल जाए, मीन्स हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या है, आइडियल। मतलब उसने 100% एफिशिएंटली काम कर दिया। तो हम ये कह दें पावर इनपुट विल बी इक्वल टू पावर आउटपुट। कब, जब हमारा ट्रांसफॉर्मर आइडियल हो। अब बेटा इनपुट में पावर क्या है, इनपुट में ईएमएफ क्या है या वोल्टेज ईपी, करंट आईपी, आउटपुट में ईएस और आईएस। अगर मैं यहां से ईएस बाई ईपी निकालूं तो क्या आएगा, आईपी बाई में आईएस। मीन्स हम यहां पर एक और लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आईपी बाई में आईएस। इसको बेटा ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी कहा जाता है, और एक और नाम है ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन।
यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूड करने जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। देखो यही है ट्रांसफार्मर की वर्किंग, कि यहां से एसी करंट हमने प्रोवाइड किया, जैसे जैसे करंट चेंज होगा यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास करेगा, सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा, सेम फ्लक्स है इसलिए फाई की वैल्यू सेम लेंगे, इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही वर्किंग है, मतलब वर्किंग आप ये कह लो जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है ना, वही वर्किंग है। बस फिगर के अक्रॉस, फिगर के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। तो अब बेटा मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं, इसको हटा के अब मैं ट्रांसफार्मर के टाइप देखना चाह रहा हूं, कितने टाइप होंगे। ट्रांसफार्मर बेटा दो टाइप का होता है, या तो हम उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप देखो एक बार, स्टेप अप, अप मतलब ऊपर, मतलब हमें वोल्टेज बढ़ानी है। मतलब ये क्या होगा, वो ट्रांसफार्मर का टाइप है जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, पावर हमारी क्या है? हमने कह लिया आइडियल पावर है। आइडियल पावर है, या हम ये कहते हैं पावर इनपुट की इक्वल पावर आउटपुट की। कब है ये केस? जब हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है। ई इसको आप क्या लिखोगे? ई पी आई पी ई एस आई एस, ई एस बाई ई पी क्या हो जाएगा बेटा? आई पी बाई में आई एस। अब हम यहां से कुछ कंक्लूड करना चाह रहे हैं। अब देखो हमें एसी वोल्टेज इंक्रीज करना है, ठीक है? एसी वोल्टेज इंक्रीज करना है मतलब आउटपुट इंक्रीज करनी है। आउटपुट क्या होनी चाहिए? ज्यादा। आउटपुट ज्यादा है मतलब ई एस अगर ग्रेटर देन ई पी है तो आई पी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आई एस। अगर बेटा हम वोल्टेज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी लूप में वोल्टेज इंक्रीज हुआ है तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, P क्या होता है? V इंटू आई। पावर का हमें कोई लॉस हो नहीं रहा है क्योंकि हम आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चल रहे हैं। अगर हम V को इंक्रीज करेंगे तो हमें I को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। अगर हमें V को इंक्रीज करना है तो I को डिक्रीज, V को डिक्रीज करना है तो I को इंक्रीज। मींस स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिसमें वोल्टेज क्या हो गया? इंक्रीज, और करंट क्या हो गया? डिक्रीज। लेकिन मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप वोल्टेज के अकॉर्डिंग ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप करंट के अकॉर्डिंग ध्यान रखोगे तो आई डिक्रीज स्टेप अप तो आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि यहाँ कम हो रहा है और नाम में अप है। तो आप वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना, ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं। एक और देखो, अगर ई एस ज्यादा है ईपी से, मतलब ईपी यहाँ का वोल्टेज है ईएमएफ और ई एस यहाँ का है। अभी हमने ट्रांसफार्मर रेशियो लिखा था, ट्रांसफार्मर रेशियो के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे यहाँ क्या आएगा बेटा? एन एस ग्रेटर देन एन पी। ट्रांसफार्मर रेशियो हमें यही बताता था कि जिस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसी साइड ईएमएफ ज्यादा होगी। तो नंबर हमें इसको क्या करना है? बढ़ाना है। ये इनपुट में दिया, इसको हमें बढ़ाना है। बढ़ाना है तो इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे? ज्यादा। तो ये बेटा ये तीन कंडीशन है, तब हम उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है? आई होप कि आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक बात बताओ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अगर मैं बात करूं, अभी हमने किसकी बात की? अभी हमने बात की स्टेप अप की। स्टेप अप में हमने वोल्टेज को बढ़ाया है। अब स्टेप डाउन की बात करें, ये है दूसरा टाइप। स्टेप डाउन मतलब एसी वोल्टेज को हमें क्या करना है? डिक्रीज। अगर बेटा वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब यहां से देखो, एसी वोल्टेज को हमें क्या करना है? डिक्रीज। मतलब ई एस मस्ट बी लेस देन ईपी। अगर ई एस ईपी से छोटा है तो आईपी भी क्या होगा? लेस देन आई एस। देखो ई एस सेकेंडरी लूप में वोल्टेज क्या हो गई? कम हो गई, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या हो गया? ज्यादा। सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या हो गया? ज्यादा। मींस स्टेप डाउन वो ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर वोल्टेज हम डिक्रीज कर रहे हैं, और वोल्टेज डिक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है, पावर को मेंटेन रखने के लिए करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, स्टेप अप स्टेप डाउन। अच्छा, इसमें एक और बात, स्टेप डाउन है तो हमें यहाँ पर वोल्टेज क्या चाहिए? कम चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या चाहिए? कम। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं
एन एस मस्ट बी लेस देन एन। तो ये 3 कंडीशन है बेटा जिसको हम स्टेप डाउन बोलते हैं। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। और आप बीच बीच में रिव्यू देते रहा करो बेटा, आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, साथ साथ बताते रहा करो, कुछ समझ आ रहा है, सब सर के ऊपर से जा रहा है। और एक और, जिसको अच्छा लगे वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा ताकि उनको भी क्रैमिंग ना करनी पड़े। चलो अब हम थोड़ा और आगे मूव करते हैं। हमने पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मर है क्या, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग कैसे है, म्यूचुअल, हम कह सकते हैं म्यूचुअल, जैसा म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसी टाइप की वर्किंग है। और फिर हमने ट्रांसफॉर्मर का वो पढ़ा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर के टाइप। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम कुछ और बातें पढ़ने जा रहे हैं, वो है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर लॉस। कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या क्या पावर, देखो इनपुट पावर है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इनपुट पावर को 100% आउटपुट पावर में ट्रांसफर कर दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ पावर का बीच में क्या हुआ है, लॉस, उस लॉस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर लॉस। बेटा इसके ऊपर सीबीएसई में 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं और सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मर लॉस को एक्सप्लेन करो। कहीं आप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल याद करते रह जाओ, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करें बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट 2 लॉस हैं, एक है हमारा कॉपर लॉस और दूसरा लॉस है अपना आयरन लॉस। दूसरा लॉस कैसा है, आयरन लॉस। कॉपर लॉस देखो क्या है, कॉपर क्या है, जो हमने लूप्स बना रखे हैं या प्राइमरी कोयल है उसके क्या है, ट्रंस, जो ट्रंस में वायर है वो वायर कौन से हैं, कॉपर वायर। कॉपर वायर से हमने नंबर ऑफ टर्न्स बना रखे हैं, ठीक है। अब कॉपर वायर है बेटा, देखो अगर करंट इंक्रीज डिक्रीज होगा, जैसे ईएमएफ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि करंट में चेंज होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो भी प्रोड्यूस होगी। तो अगर करंट इंक्रीज होता है, या आप ऐसे समझो ट्रांसफॉर्मर कितनी देर चलेगा, 24 घंटे और सारा दिन रात कंप्लीट ईयर, मींस ये चलता ही रहेगा। तो इसके अंदर बेटा करंट मेंटेन रहेगा, या मान लो इसके अंदर करंट है। अब करंट है तो आपने एक हीटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा 10th क्लास में, हीटिंग इफेक्ट, शायद क्या नाम था, जूली हीटिंग इफेक्ट, ऐसा कुछ इफेक्ट है। मतलब है क्या वो हम बता देते हैं। जहां भी करंट होगा, करंट मूव करेगा कॉपर वायर्स में से, कॉपर वायर में करंट मूव कर रहा है, कॉपर वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, मतलब आई भी है और साथ में रेजिस्टेंस भी है, तो बेटा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। और हीट कितना प्रोड्यूस होता है, आई स्क्वेयर आर, ये क्या होता है, हीट प्रोड्यूस। इतना हीट प्रोड्यूस हो गया, अब हीट प्रोड्यूस होगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और अगर गर्म हो गया तो जो हमारे कॉपर के वायर हैं, कॉपर के वायर बेटा होते हैं उनके ऊपर एक इंसुलेटर से ढके होते हैं, अगर वो गर्म हो गया तो इंसुलेटर पिघल जाएगा और सब वायर एन वायर्स ना रह के एक वायर बन जाएगा, तो हम कहेंगे सिर्फ आई करंट फ्लो कर रहे हैं, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। हुआ क्यों, हीटिंग इफेक्ट से। अब एक बात और देखो, हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पर हीटिंग कितनी होगी, एक बात बताओ, हीटिंग इफेक्ट मतलब अगर मैं पावर लॉस की बात करूं ड्यू टू कॉपर, मतलब पावर लॉस कॉपर की वजह से, तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट, इसके अंदर कितना करंट है, आई एस करंट है। करंट है तो एक बात बताओ कितना पावर आएगा, आई स्क्वेयर आर एस। ये तो हो गया सेकेंडरी कोयल का। सेम हाल प्राइमरी कोयल में, प्राइमरी कोयल में क्या आ जाएगा, आई पी स्क्वेयर आर पी। तो ये है बेटा लॉस, कॉपर की वजह से कितना लॉस होता है उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। या हम ये कहते हैं जो हमारे कोयल्स बनाए गए हैं उसमें जो भी मटेरियल यूज किया गया है उसकी हम क्या बोलते हैं, बाउंडिंग, या जो हमने बाउंडिंग कर रखी है उसकी वजह से कुछ लॉस हो रहा है, वो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, आई होप कि कॉपर लॉस आपको समझ आ गया होगा। अब है बेटा सेकंड लॉस, आयरन लॉस। आयरन मतलब जो ये हमारा बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, एक हमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया हुआ है। अगर बेटा सॉफ्ट आयरन कोर की हम एक प्लेट रख देते हैं, मान लो इतनी मोटी प्लेट है, और ऐसे आपने ऐसे समझो ये है कॉपर प्लेट, सॉफ्ट आयरन कोर, और आपने यहां पर टर्न्स लगा रखे हैं, ठीक है, और एक टर्न्स मेरी साइड है।
अब एक बात बताओ, यहां पर एक कॉपर की शीट है, कॉपर की शीट है तो एक मेटल प्लेट हो गई, और जब भी मेटल प्लेट हो या कंडक्टर हो, उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें या चेंजिंग फ्लक्स है, तो वहां पर एडी करंट फ्लो हो जाता है। तो इसके अंदर बेटा मेटल का जो ये सरफेस है, इसके अंदर एडी करंट फ्लो हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि एडी करंट फ्लो ना हो, क्योंकि एडी करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा और ये गर्म करेगा, ये हमारा हॉट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ना हो, मींस एडी करंट फ्लो ना हो। अब एडी करंट फ्लो कैसे नहीं होगा? जब हम एक सॉफ्ट आयरन कोर की मोटी प्लेट ना लेके पतली पतली प्लेट रखें, जैसे ऐसे रख दिया, ये हमारे पास एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसके बीच में हम थोड़ा सा गैप देके उस गैप में इंसुलेटर भर के इसके पीछे बेटा एक और प्लेट रख देते हैं, उसके पीछे फिर एक और प्लेट, मतलब बिल्कुल पतली पतली प्लेट। देखो ऐसे है प्लेट, फिर बीच में एक और प्लेट, बीच में इसके इंसुलेटर, फिर एक और प्लेट, बीच में इंसुलेटर, फिर एक और प्लेट, बीच में इंसुलेटर। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से एडी करंट सर्कुलर लूप में फ्लो नहीं कर पाएगा, और एडी करंट मिनिमाइज हो गया तो ये अपने आप को गर्म नहीं कर पाएगा, अपने आप से आयरन लॉस कम हो जाएगा। तो आयरन लॉस को बेटा कम कैसे कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर या फिर बहुत ज्यादा प्लेट्स, मतलब एक मोटी प्लेट ना लेके पतली पतली प्लेट लें बहुत सारी, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब एक और है बेटा लॉस लीकेज, लीकेज ऑफ फ्लक्स, ऐसे समझो। अब इसकी वजह से यहां पर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ये कंप्लीटली फ्लो करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं से किसी भी तरीके से, मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैं फ्लक्स को कंसीडर कर लेता हूँ 100, अगर यहाँ पर अगर मान लो 90 फ्लक्स भी जा रहे हैं तो हमारा फ्लक्स क्या हुआ? लीक हो गया रास्ते में, मतलब फ्लक्स कहीं ना कहीं गायब हो गया, कहीं ना कहीं लॉस हो गया, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। हम चाहते हैं कि फ्लक्स का लॉस ना हो, क्योंकि जितना फ्लक्स यहां जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है। अगर हम ये चाहते हैं कि लीकेज ना हो, तो बेटा सबसे बेस्ट ये है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर हमने दो कोयल अलग अलग रखे हैं उसको ऐसे रख लें, ये हमारी प्राइमरी कॉइल और इसके ऊपर ही ये हमारी सेकेंडरी कॉइल, यहां एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और यहां एक एसी सोर्स। अब इसके अंदर क्या होगा? जितना फ्लक्स पहली कोयल प्रोड्यूस करेगी वो एग्जैक्टली 100% उसके अंदर से पास करेगा। तो ये होता है बेटा, ऐसे हमारे ट्रांसफार्मर बने होते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा बनाया जाता है ट्रांसफार्मर जिससे लीकेज ना हो, ठीक है। कुछ और है वो आप पढ़ लेना। एक और है, जैसे जैसे ये हमारा देखो, किसी एक साइड पे हमेशा वोल्टेज हाई रहेगा। अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट साइड पे वोल्टेज हाई रहेगा, अगर हम वोल्टेज डिक्रीज करें तो इनपुट साइड पे वोल्टेज हाई रहेगा। अब एक बार बताओ, वोल्टेज हाई है और ये हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स हैं, प्लेट्स में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो वाइब्रेट करेंगे तो बेटा प्लेट वाइब्रेट करेंगी, प्लेट वाइब्रेट करेंगी तो आपको हमिंग नॉइस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हमिंग नॉइस, सी 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 की आवाज आएगी जब भी आप ट्रांसफार्मर के पास से गुजरो, एक आवाज आती है, ठीक है। वो भी क्या है? एक प्रकार का नॉइस है। वो भी क्या आएगा? लॉस, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कुछ पावर लॉस होने की वजह से ही तो हमें कुछ आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? लॉसेज है। क्लियर? अच्छा, और क्या रहेगा? अच्छा, एक बेटा हम इसको ट्रांसफार्मर को एक ऑयल में भर के रखते हैं। किसमें भर के रखते हैं? ऑयल, मतलब जो ट्रांसफार्मर का डिब्बा है उसके बाहर ऑयल भरा होता है। ऑयल क्यों भरा होता है? देखो, ये अपने साल, दिन, महीने इसको कंटिन्यूस चलना है। अगर ये कंटिन्यू चलेगा और हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, जहां करंट होगा, थोड़ा बहुत भी रेजिस्टेंस होगा, वहां हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो ये गर्म होता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसके बाहर ऑयल डाल दें, और ऑयल क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, या ऐसे ऐसे समझो, या तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप दूसरे तरीके से समझो तो ऑयल क्या होगा? गर्म हो जाएगा। अगर ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के बाहर 3 इस टाइप की वो होती है, क्या होती है? छड़ होती है, रोड्स होती हैं, उनके अंदर से फ्लो करेगा। अब उनके अंदर से जब फ्लो करेगा और वो गर्म है तो वहां से एयर पास करेगी, तो वहां क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर होके हीट बाहर ट्रांसफर कर दी जाएगी और ऑयल हमारा कूल हो जाएगा।
तो कूलिंग के लिए होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं बेटा कि एफिशिएंसी क्या होती है, कि हमारा ट्रांसफार्मर है उसने इनपुट को आउटपुट में मतलब वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज किया है तो कितने % एफिशिएंट है, वो हम देखना चाह रहे हैं। तो देखिए, अच्छा एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आप मुझे एक बात बता दो, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी क्या होती है, हमने कितना तैयारी की और कितने हमारे नंबर आए। ऐसे ही तो होता है नीट जेई में, कितने हमने एफर्ट्स लगाए, वो क्या हमारी इनपुट, और हमें मिला क्या, वो है क्या हमारी आउटपुट। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। और हम यहाँ पर क्या है, आउटपुट पावर इनपुट पावर। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो बेटा आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1, एफिशिएंसी लिखते हैं इटा। तो ये किसके लिए है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन ऐसा कोई एक्चुअल में है, इस धरती पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो 100% ट्रांसफर कर दे। हर केस में कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो यहाँ आप आउटपुट पावर क्या लिख दोगे, आउटपुट पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ES इंटू IS, EP इंटू IP गुणा में 100। तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज या एफिशिएंसी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये ना पता हो तो हम इसको बेटा यहां आप लिख लो, इनपुट में कितना दिया, इनपुट में क्या आएगा, EP IP, ये हमने इनपुट दिया और कितना पावर का लॉस हो गया, बाई में EP IP गुणा में 100। तो आप यहां से भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो आपको थोड़ा और पढ़ देना था। एक बात और बताओ, एफिशिएंसी सब कुछ खत्म हो गया, ट्रांसफार्मर हमने पढ़ लिया, आपको अच्छा लगा, समझ आया। एक बात बता दो मुझे, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड दो कॉइल्स हैं, एक साइड हमें थिक वायर यूज करना है और एक साइड हमें थिन वायर यूज करना है। मतलब एक साइड मोटा वायर हम यूज करना चाह रहे हैं, एक साइड पतला वायर। क्यों यूज करना चाह रहे हैं वो अभी क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझो, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, एक तो हमारे पास यहां पर टर्न्स है इनपुट, और एक बेटा हमारे पास यहां पर टर्न्स है, ये क्या है, रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट। एक बात बताओ, अगर हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना है, मतलब यहां हमारे मान लो वोल्टेज क्या है, ऐसे समझ लो EPES। अगर हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो यहां क्या है बेटा, वोल्टेज लेस है, यहां क्या वोल्टेज मोर है। तो यहां करंट कहां मिलेगा, वोल्टेज मोर है तो करंट बेटा क्या हो गया, कम। अगर वोल्टेज लेस है तो यहां करंट क्या मिलेगा, मोर, क्योंकि पावर क्या होता है V इंटू आई। अगर हमें V को इंक्रीज करना है तो I क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, मतलब यहां ज्यादा था, यहां क्या था, कम। अब एक बात बताओ, दो वायर हैं, दोनों वायर सेम थिकनेस के हैं, मतलब दोनों मान ली दोनों वायर पतले हैं, ये वाला वायर भी पतला है, ये वाला वायर पतला है। अगर पतला वायर है, करंट ज्यादा होगा तो हीट कहां होती है, हीट किस पर डिपेंड करती है, करंट पर, I²RT। अगर करंट ज्यादा है तो हीट क्या आएगी, ज्यादा, मतलब इस साइड हीट ज्यादा होगी, इस साइड हीट कम होगी। अगर बेटा हीट ज्यादा है, वायर किससे बना हुआ है, जो अंदर है वो है मेटल्स, बाहर क्या है, इंसुलेटर। अगर हीट ज्यादा है तो इंसुलेटर पिघल जाएगा, और अगर इंसुलेटर पिघल गया तो हमने चाहे 100 टर्न्स लगाए हो, वो मिलके 1 टर्न्स बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इस साइड मोटा वायर लगाना पड़ेगा, ताकि वो वायर हीटिंग ज्यादा होनी है, तो वो वायर पिघले ना। इंसुलेटर है वो पिघल के, मान लो 100 वायर है, ये 100 वायर है, इनके बीच में क्या है, इंसुलेटर। अगर वो इंसुलेटर पिघल गया तो बेटा ये चारों तार चिपक जाएंगे। तो अब इनसे पहले I 4 I करंट था, अब क्या है, सिर्फ I करंट है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम इस साइड क्या लगा देंगे, थिक वायर हमेशा उस साइड लगेगा जहां करंट ज्यादा है, थिन वायर उस साइड लगेगा जहां करंट कम है। तो ये था बेटा ट्रांसफार्मर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई और डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। और आपको कैसा लगा, अगर आपको लगा कि हाँ कुछ डिफरेंट है, वही हमारा मोटो है,
स्टॉप क्रैमिंग स्टार्ट लर्निंग। अगर आपको लगा हो कि कुछ डिफरेंस फील हुआ आपको, तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब वही करें जिनको सब कुछ पसंद आ रहा है, ठीक है, आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करना, लेकिन शेयर करना आपको पड़ेगा बेटा फ्रेंड्स के साथ।